आज एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है रेगुलेटिंग ग्लोबल कॉमन्स पे। तो इसमें फ़िशरीज़ सेक्टर की बात की गई है। फ़िशरीज़ सेक्टर की बात क्यों की गई है? क्योंकि 12वीं WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें फ़िशरीज़ के ऊपर एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। वैसे बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन उनमें से एक एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज़ हो पाया है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन फ़िशरीज़ सब्सिडीज़ AFS। तो अगर मेंस में सेक्टर वाइज कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल फ़िशरीज़ पे आ जाए। फ़िशरीज़ एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे आ जाएगा, पर अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम लोगों ने लाइक 1 and 2 years बैक फ़िशरीज़ का एक नया मिनिस्ट्री बनाया था और फिर फ़िशरीज़ के ऊपर पॉलिसी भी लेकर आए हुए हैं। तो एक अच्छा टॉपिक लगा मुझे, तो मैंने आज एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखा है इसका, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है शायद आपको थोड़ी सी मदद मिले कि आंसर राइटिंग करनी कैसे। अभी मैंने प्रॉपरली शुरू नहीं करी है आंसर राइटिंग, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी मैंने इस बार कर दी, तो मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलो हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। तो अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कैसे करनी होगी? बहुत सारे अप्रोच होते हैं, उसमें से एक अप्रोच ये है कि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, पर एट ए टाइम लिखने के वक्त हम लोग के पास नॉलेज नहीं होता, उस टाइम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है दिमाग में। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी है, छोटी छोटी बातें जो आपको याद हैं, जो आसानी से याद कर सकते हो, बस उन्हीं को एक फ्रेमवर्क बना करके लिखा जाना चाहिए। अगर लिख दोगे तो 10 में से 5 या 6 नंबर मिल जाने चाहिए, और इतने मार्क्स मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे फिशरी सेक्टर पे। तो सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका इंट्रो दे देंगे कुछ भी मिला करके। बाकी फॉर्डर पॉइंट के लिए आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। पहले ये WTO का जो मीटिंग हुआ है उसको मैंने डिस्क्राइब किया, ऊपर ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाली जानकारी रहने दो। एक फैक्ट लिखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया हैज़ टारगेट टू एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट वर्थ $14 बिलियन बाई 2025। अब हम लोग आते हैं वापस फ़िशरीज़ का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। फ़िशरीज़ ओवर फिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज, फिश स्टॉक्स आर रैपिडली डिक्रीजिंग। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस कवर करेंगे। GS1 से अपन लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कवर कर सकते हैं कि मिनिमम इकोलॉजिकल फ़्लो, रिवर पोल्यूशन, इनलैंड फिशिंग। ये GS1 का नहीं है, ये GS3 का पोर्शन है, एनवायरनमेंट वाला। तो इसमें क्या हुआ कि एक मछली थी जिसका इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, तो इसका मैंने पढ़ा था, तो मैंने वहाँ प्रीलिम्स में कर लिया था वाला क्वेश्चन। महसीर नाम की मछली जो थी, तो जब नर्मदा में जो बांध बनाया गया है ना, ये सरदार सरोवर जो बांध बनाया हुआ है, उसमें क्या होता है कि वो जो महसीर मछली थी ना, वो धारा के विपरीत दिशा में जा करके उस जगह पर जा करके जहाँ पर सरोवर है वहाँ के आसपास एरिया में जाकर की ब्रीडिंग करती है। तो उसका जो है ब्रीडिंग का जो नेचुरल तरीका है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा बांध बनने के बाद, उसको स्पेस नहीं मिलेगा। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो एक ये एंगल हो गया एनवायरनमेंट वाला। फिर एक जियोग्राफी का एंगल डाल सकते हो। अगर फिशरीज़ की जब कभी भी बात करेगा तो आप हमेशा जियोग्राफी का एक एंगल डाल सकते हो कि हमारा 7500 किलोमीटर का जो है कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है हमारी। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, GS2 में पॉलिसी मेकिंग में क्या करेंगे, हम लोग एक बिल लेकर आए हुए थे। उस बिल में क्या किया गया, इस बिल के आने से पहले हमारे यहाँ जो फ़िशरी सेक्टर था वो टोटली अनरेगुलेटेड था। कोई भी अधिनियम नहीं था जो फ़िशरीज़ को रेगुलेट कर सके। तो इस वजह से ये वाला जो है आप पॉइंट अगर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। फिर आते हैं GS3 में आपके पास हमेशा ही बहुत कुछ होता है लिखने के लिए। तो GS3 में देखो, तुम सबसे पहले एक एंगल यूज़ कर सकते हो कि सॉल्व द डाटा प्रॉब्लम। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कितने मछुआरे हैं, कितना मछली मारते हैं, उसका एग्जैक्ट डाटा, उसका जो है मतलब एक अच्छा खासा एक रिलायबल डाटा हम लोग के पास नहीं है। तो एक डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, उसके बाद एक जो फ़िशरमैन है उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, उसके लिए इन लोगों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ई-सैंटा नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया था उसको। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर।
ये ई सैंटा का है। उसके बाद ये किसके लिए, नाक्सा फार्मर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ सकते हो आप ब्लू रिवॉल्यूशन से। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने 2 स्कीम लाई हुई है। एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन वाली स्कीम है, प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ओके। तो इसके ऊपर है। तो बेसिकली इन दोनों स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पहली वाली स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, उसमें ये है कि जो फिशरीज सेक्टर है ना, उसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एफपीओ वाली एक स्कीम आपको याद होगा कि 10,000 एफपीओ बनाने हैं सरकार को, उसको भी तुम जोड़ सकते हो इससे। और एक चीज़ है, एक एमएसपी वाली जो बात है ना, आप उसको भी थोड़ा सा इसमें जोड़ सकते हैं अगर आप स्पेस बना पाएँ तो, अगर टाइम हो तो। कैसे जोड़ेंगे एमएसपी वाली बात? देखो अभी बहुत सारी तमाम सारी न्यूज़ आती रहती है, तो उसमें एक छोटा सा एंगल ये आया था कि इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं, तो जो फिशरमैन है ना, उनको किनारे पे मछली नहीं मिलती, तो उनको मछली मारने के लिए समुद्र के काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। तो उनकी जो मोटर बोट्स होती हैं उसमें लगता है फ्यूल, तो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई, इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो अगर हम फिशरी सेक्टर को एमएसपी के अंतर्गत ले आते हैं तो उससे जो लाइवलीहुड है वो सिक्योर हो जाएगी इन लोगों की। और फिशरीज़ जो है यानी मरीन प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है हम लोगों के एक्सपोर्ट में, समझे ना। तो इस तरीके से एंगल जोड़ सकते हैं अपन इसको। फिर क्या है, एमपेड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, उसका एक मतलब कमिटमेंट है कि हम 7 बिलियन डॉलर का इस टाइम मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसको जो है अपन 14 बिलियन डॉलर तक लेकर जाएंगे 2025 तक, ऐसा बोल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब फिर क्या है इसमें, फिर उसमें एक चीज़ ये भी है, अगर याद रह जाएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा, कि जो श्रिम्प होती है ना, श्रिम्प एक मछली होती है, सी फूड होता है, ठीक है, सी फूड के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। वो हम लोगों का करीब करीब 70 से 73% एक्सपोर्ट होता है मरीन प्रोडक्ट में। बताओ, एक चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा है उसका शेयर। तो हम 2 काम कर सकते हैं, पहला श्रिम्प फूड का जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, दूसरा डाइवर्स कर सकते हैं। हम लोगों का जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको थोड़ा सा डाइवर्स कर सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, फिर WTO एग्रीमेंट जो अभी हुआ है उसको यूज़ कर लेंगे GS4 में, कि नीड टू रेगुलेट द मैसिव सब्सिडीज़ इन इक्वालिटी वाला एक एंगल यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इनइक्वालिटी वाला एंगल GS4 में इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग जो है नियर अबाउट 227 मिलियन डॉलर की सब्सिडी दी हैं 2018 में, जबकि जो रिच कंट्रीज़ हैं, लाइक जो मैंने नाम लिखे हैं इसमें, कौन कौन से लिखे हुए हैं, अपन ने लिखा हुआ है साउथ कोरिया हो गया, US हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे करके 4-5 कंट्री, चाइना हो गया। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, नियर अबाउट $7,000, उससे भी ज़्यादा, $7,000 मिलियन डॉलर, उससे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी है। और उसके बाद एक लोग क्या करते हैं, निगोशिएशंस कर रहे होते हैं, अपने लिए ज़्यादा निगोशिएट कर लेते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी जी ने कहा कि हमें 25 साल दो सब्सिडीज़ को हटाने के लिए, तो ये लोग नहीं माने, तो किसी तरीके से इस पर बात बन रही है कि 7 साल का टाइम मिलेगा। चलो खैर जो भी है। फिर सजेशंस में बता सकते हो कि वॉच का मतलब क्या होगा कि कितना फ़िशरमैन अंदर जा रहा है, कितना फ़िशरमैन बाहर आ रहा है, कितना वॉल्यूम में मछली मारी जा रही है। तो इसका एक डेटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद सेफ्टी एंड वेदर अपडेट कैसे करेंगे, साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं उसका। ओफिश नाम का एक ऐप डेवलप किया है, एक कंपनी है, उसका नाम है न्यूमेरेट। तो न्यूमेरेट ने ओफिश नाम का एक ऐप डेवलप किया है। उसमें क्या है कि उसमें 2 चीज़ कर सकते हो, पहला स्टार्टअप्स को सपोर्ट लिख सकते हो, दूसरा जो हम लोगों ने अपना खुद का GPS डेवलप किया है ना, क्या नाम है हम लोगों का खुद के GPS का, हम लोगों के खुद के GPS का नाम भुवन, ठीक है। तो उसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन। तो उसमें ये क्या है, ये जो ओ फिश नाम का ऐप है, ये क्या करता है कि जो मछुआरा है वो कब निकला मछली मारने के लिए, उसका ट्रिप पूरा ट्रेस कर लेता है। और जो एग्रीगेटर्स हैं, जो ख़रीदते हैं और मार्केट में जाकर बेचते हैं, वो उनसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा रहा। फिर कुछ स्कीम्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी होती है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स के साथ है। जैसे कि अभी हम लोगों की चाय का कंसाइनमेंट था, उसको वापस कर दिया इन लोगों ने। फिर गेहूं के ऊपर भी बात उठ रही थी, तो उसमें बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेशन स्कीम डेवलप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन स्कीम के लिए शपारी नाम का एक जो है इन्होंने
स्कीम लेकर आए हुए हैं। सफारी के अंतर्गत क्या है कि जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी सर्टिफिकेशन करेंगे। फिर इस तरीके से आप प्रॉपरली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी अपेड़ा का जो एमपेड़ा का जो है टारगेट है उसको मीट करेंगे और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी को ऐड करेगा। फिशरमैन अच्छा खासा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरीके से एक अच्छा आंसर बन जाएगा। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए था। वैसे इसमें प्री का कुछ मैंने नहीं बताया, पर प्री में एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, पर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है डब्ल्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल बता देता हूँ। चलो, डब्ल्यू में पूछ सकता है कि डब्ल्यू की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है प्रीलिम्स में। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। धन्यवाद।